प्रीवियस रिवीजन क्लास में हमने डिस्कस किया था 1757 के पीरियड से लेकर 1947 तक इंडिया की क्या कंडीशन थी इन एग्रीकल्चर। हमने एग्रीकल्चर की कंडीशन देखी थी, दैट वाज नॉट गुड एट ऑल। एग्रीकल्चर के बाद हमने देखा था फॉरेन ट्रेड हमारा कैसा था, इट वाज नॉट गुड एज वेल। फॉरेन ट्रेड के बाद जो हमने लास्ट में देखा था, हमने देखा था इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी। ओके, सो ये 3 टॉपिक्स हमने गाइस प्रीवियस क्लास में कवर करे थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से। ओके, फिर इंडस्ट्रियल के बाद 2 और बच जाएंगे, ऑक्यूपेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिर चैप्टर ओवर। ओके, सो देयर आर इन टोटल 6 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट क्रैमिंग। आपको ओवरऑल इस चैप्टर को अच्छे से रटना ही है। इन 6 सेक्टर्स की क्या कंडीशन थी जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके आपको पॉइंट्स मेमोराइज करने हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वी ऑल नो इज रिलेटेड टू मशीनरी, प्लांट एंड कैपिटल गुड्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, एंड ये सेक्टर बहुत ही ज़रूरी होता है हर एक इकोनॉमी के लिए, बिकॉज मशीन्स एंड टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट लाइक दीज, इनसे कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस होते हैं और कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस होते हैं, राइट। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं हर एक कंट्री के लिए कि वहाँ पे प्रॉपर अच्छे लेवल से सारी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड हों। फिर चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी इसके अलावा कोई बाकी इंडस्ट्रीज का एग्जांपल ले सकते हो आप, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री एंड बाकी फूड इंडस्ट्री के अंदर बाकी जितनी भी चीज़ें बनती हैं, जो भी चीज़ें इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती हैं, उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो मशीन चाहिए हैं, उनका कंट्री में प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपकी कंट्री में क्लोथ्स बनाने की मशीन्स कम है, तो फिर आपको क्लोथ्स इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे किसी दूसरी कंट्री से। और वही सिचुएशन इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में हो रही थी कि इंडिया में वो फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश नहीं कर रहे थे, मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में फैक्ट्रीज़ नहीं लगा रहे थे। फिर चाहे वो क्लोथ्स की हो, चाहे वो बाकी भी कोई भी आप ले लो, जैसे कि आयरन की ले लो आप, स्टील की ले लो आप, जूट की ले लो, कॉटन की ले लो, शुगर की ले लो। ये फैक्ट्री इंडिया में ब्रिटिशर्स नहीं लगा रहे थे, बिकॉज़ वो अल्टीमेटली यही चाहते थे कि ये सारा सामान, कॉटन से बने हुए कपड़े एंड प्रोसेस्ड शुगर एंड फाइनल फिनिश्ड जूट एंड प्रोसेस्ड कोल, ये सब वो चाहते थे कि ब्रिटेन से इंडिया में एक्सपोर्ट करा जाए। वो चाहते थे कि इंडिया से कॉटन ब्रिटेन में जाए और ब्रिटेन से उसकी बेडशीट्स, क्लोथ्स बन के इंडिया में लेके आके बेचे जाए। तो वो चीज़ उनकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी, बिकॉज़ वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल्स और उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई टैक्स चार्ज नहीं करती थी। मतलब अगर 100 रुपये का कॉटन इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है ब्रिटेन में, तो उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं करती थी। और अगर यहाँ पे कुछ भी कॉटन का बना हुआ इंपोर्ट हो रहा है, जैसे कि क्लोथ्स हो गए, बेडशीट हो गई, बाकी जो जो चीज़ें कॉटन से बनती हैं, वो चीज़ें जब इंडिया में इंपोर्ट होंगी ब्रिटेन में बनने के बाद, उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं चार्ज करती थी। यहाँ से रॉ मटेरियल्स जब ब्रिटेन में जाते थे उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, और जब फाइनल गुड्स इंडिया में लेके आए जाते थे उन पे कोई ड्यूटी गवर्नमेंट नहीं चार्ज करती थी। तो ये तो हो गई एक पॉलिसी।
दूसरी पॉलिसी उन्होंने ये अप्लाई करी कि कोई भी हैंडीक्राफ्ट, हाथों से बना हुआ कुछ भी अगर इंडिया से एक्सपोर्ट होगा तो उस पे वो बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करते थे, वो उस पर हैवी ड्यूटी लगाते थे। अब वो टाइम टू टाइम चेंज होता था, तो कोई फिक्स नहीं है कि इतने परसेंट लगाते थे। इट वॉज यूज टू चेंज ऑन रेगुलर बेसिस, बट बहुत ज़्यादा था। तो आप खुद सोचो कि अगर आप वीविंग मशीन को यूज़ करके क्लोथ्स बना रहे हो, या आप कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन बना रहे हो, आप स्पाइसेस प्रोसेस कर रहे हो, आप कुछ भी आप वुडन टॉयज़ बना रहे हो, आप फर्नीचर बना रहे हो, बट वो हाथों से बना हुआ है। तो ऐसा हैंडीक्राफ्ट अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहो तो उस पर प्रॉफिट तो अच्छा मिलेगा, पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो इन चीज़ों पे टैक्स चार्ज करते थे काफ़ी ज़्यादा। तो लोग कहते थे कि यार इसमें मतलब ट्रेड तो हम कर नहीं सकते फ़ॉरेन में, तो फिर लोग उसके ऑल्टरनेटिव्स देखते थे, रॉ मटेरियल्स वगैरह, जैसे कि अपने फार्म पे हम कॉटन ग्रो कर लें, हम जूट ग्रो कर लें, या फिर हम कहीं पे एज अ फार्मर काम कर लें तो वहाँ से हमें थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने फॉरेन ट्रेड हमारा इस लेवल पे इस्टेब्लिश किया था कि वी वर द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेट इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वी कैन सी कि उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन कर दिया। इंडिया वॉज वेरी फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। तो इंडिया के प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड थी फॉरेन में, क्योंकि इंडिया में लोग मैनुअल काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और आज भी इंडिया में लोग मशीन्स का यूज़ करना कम पसंद करते हैं, मैनुअल काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस इंडस्ट्री को उन्होंने डिक्लाइन किया। अब देखो, डी इंडस्ट्रियलाइज किया, मतलब बनी बनाई इंडस्ट्री को उन्होंने ब्रेक डाउन किया। तो क्यों उन्होंने किया, उनका जो प्राइमरी मोटिव था इसका करने का वो दो थे। पहला उनका मोटिव यही था कि इंडिया के अंदर उनको पता था हैंडीक्राफ्ट जो है इससे ब्रिटिशर्स को इतना फ़ायदा नहीं होने वाला। उनको पता था कि अगर हम रॉ मटेरियल्स इंडिया से चीप रेट पे लें और उसको फिर हम ब्रिटेन में भेजें, और वहाँ से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इंडिया में फाइनल गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने इंडिया को एक मियर एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल सप्लाई करता था टाइमली। तो इसीलिए उन्होंने रॉ मटेरियल का ऑब्जेक्टिव सोच के कुछ पॉलिसीज़ डिज़ाइन करी जिससे लोग डिस्करेज हुए हैंडीक्राफ्ट को कंटिन्यू करने से। तो इसी उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि वो इंडिया में ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बेचें महंगे प्राइजेस पे। अब कॉटन सस्ती होती है और कॉटन से बनी हुई टी शर्ट महंगी होती है, तो उनका यही ऑब्जेक्टिव था कि रॉ मटेरियल वो इंडिया से लेके जाएं और इंडिया में वो वहाँ से फिर एक्सपोर्ट करें वहाँ के बने हुए फाइनल गुड्स एट हाइयर प्राइजेस। इसको करने के लिए उन्होंने टू फोल्डेड पॉलिसी लगाई, जिसको हम डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का नाम उन्होंने दिया था। इसमें उन्होंने रॉ मटेरियल्स पे कोई टैक्स चार्ज नहीं किया। उन्होंने पॉलिसी में स्पेसिफाई किया कि अगर आप रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो, कॉटन, सिल्क, जूट, तो उस पर हम आपसे कोई टैक्स नहीं चार्ज करेंगे, और जब इंडिया में आप कोई भी हमारा बना हुआ सामान इंपोर्ट करवाओगे तो उस पर हम कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो फ्री एक्सपोर्ट और फ्री इंपोर्ट का मतलब है टैक्स फ्री। तो बाकी चीज़ों पे वो टैक्स लगाते थे, बाकी कुछ भी जाएगा रॉ मटेरियल के अलावा तो उस पर वो टैक्स लेते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है। इन दिस वे इंडियन मार्केट वर फुल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता था। तो इसीलिए वहाँ का बना हुआ सामान इंडिया में बहुत डिमांड में आ गया था, क्योंकि बाकी कंट्री से मंगवाओगे तो हम टैक्स चार्ज करेंगे, हमारी कंट्री से मंगवाओगे तो हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे इंपोर्ट पे। तो ब्रिटिश गुड्स लो प्राइस भी हो गए थे क्योंकि उनका टैक्स कम था, इसीलिए लोग हैंडीक्राफ्ट को भूल गए और रॉ मटेरियल्स की तरफ उन्होंने फोकस अपना करना शुरू कर दिया। तो इस वे में हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से लोगों का मन उठ गया, क्योंकि उसमें उनको इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे थे जो उनको मिल रहे थे बेसिकली यहाँ पे रॉ मटेरियल्स में। देन लोप साइडेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। अब एज वी ऑल नो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता रहता है,
नई मशीन्स मार्केट में आती रहती हैं एंड और उसमें एफिशिएंसी बढ़ती है, बट जो वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर होना चाहिए था हमारा ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो लोप साइडेड था, यानी कि अनसिमेट्रिकल था। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाइम की, ब्रिटिशर्स के टाइम की अगर मैं बात करूं, जितने टाइम तक वो रहे 1757 से 1947 तक, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे न्यू इंडस्ट्रीज़ की, उन्होंने कितनी नई नई इंडस्ट्रीज़ इंडिया में इस्टेब्लिश करी। तो कभी वो लगा रहे थे, कभी वो नहीं लगा रहे थे, कभी बहुत टाइम तक उन्होंने नहीं लगाई, कभी स्टेबल रहे, कभी एंड, तो मतलब ये स्ट्रक्चर लोप साइडेड था। मतलब टाइम के साथ साथ वो कभी कभी तो लगा रहे थे, कभी कभी बिल्कुल नहीं लगा रहे थे, कभी कभी बहुत ज़्यादा लगा रहे थे, कभी कभी और भी ज़्यादा। तो मतलब बहुत ही लोप साइडेड हमारा टाइम के साथ हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ देखी कि समटाइम्स दे वर टेकिंग इनिशिएटिव्स, बट दोज initiatives were also for their own good, so that they can save their transportation cost, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल अगर इंडिया से वो वहाँ भेजेंगे तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो लगेगी। तो इसीलिए वो फिर इंडिया में ही उन्होंने फैक्ट्रीज़ वगैरह लगाई। इन 5 ईयर्स के टाइम पे उन्होंने कॉटन मिल लगाई, कॉटन की फैक्ट्री लगाई, जूट की फैक्ट्री लगाई, कोल की माइन लगाई। तो इन 5 सालों को आपको याद रखना है, 5 ईयर्स को, जिन ईयर्स में उन्होंने ये 3 इनिशिएटिव्स लिए थे। और फर्स्ट इंडियन जिनको अलाउंस मिली थी इंडिया में फैक्ट्री लगाने की, वो जमशेद जी टाटा थे। उन्हें ईयर 1907 में जमशेदपुर में, जो कि बिहार में एक रीजन है, उस रीजन में उन्होंने टिस्को लगाई थी। टिस्को की फुल फॉर्म थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। स्टील और आयरन दोनों मेटल होते हैं, ठीक है। आयरन थोड़ा बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है, स्टील थोड़ा लो क्वालिटी, काफ़ी लो क्वालिटी का होता है एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो उन्होंने इन चीज़ों की फैक्ट्री लगाई थी, आयरन और स्टील की, इन द ईयर 1907। फिर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ वर लैकिंग। पहले तो ये समझो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप दूसरे गुड्स बनाते हो, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन मेकिंग अदर गुड्स। जैसे कि आपको जिस मशीन से एसी बनता है, वो मशीन एक कैपिटल गुड है, राइट। बहुत ही हैवी मशीन होती है जिनको बेसिकली प्लांट बोला जाता है। तो वो चीज़ें वो इंडिया में नहीं लगा रहे थे, वो बहुत ही लाइट मशीन लगा रहे थे जो ब्रिटिशर्स से कभी compete नहीं कर सकती थी। मतलब उनकी जो मशीन्स थी ब्रिटेन में गुड्स को प्रोड्यूस करने की, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी एज़ कम्पेयर टू जो वो इंडिया में लगा रहे थे। अब अगर कोई ऐसी लाइट मशीन उन्होंने लगाई इंडिया में जिससे एक दिन में 5 टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर होके बाहर आ सकती हैं, तो ब्रिटेन में वो ऐसी मशीन लगा रहे थे जिससे एक दिन में 50 टी शर्ट बन के रेडी हो सकती हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि इंडिया में वो ऐसी मशीन लगा रहे थे जो कभी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से compete नहीं कर पाएंगी। तो उनका ऑब्जेक्टिव कभी था ही नहीं कि इंडियंस कभी भी खुद पे सेल्फ रिलायंट बने। दे ऑलवेज वांटेड कि इंडियंस हमेशा ब्रिटिशर्स पे डिपेंड करें इन मशीन्स के लिए, ताकि फ्यूचर में जब इंडिपेंडेंट भी हों तो हमसे ही वो ये मशीनें खरीदें टाइम टू टाइम। तो उनका जो ये करने का ऑब्जेक्टिव था वो इसीलिए था कि कभी भी हम compete ना कर पाएँ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के साथ। वो हमेशा यही चाहते थे कि हम डिपेंडेंट रहें ब्रिटेन पे कैपिटल गुड्स के सप्लाई के लिए और हैवी इक्विपमेंट के लिए। इसी वजह से जो चीज़ें आजकल आप लोग यूज़ करते हो, जैसे कि ब्रेड हो गई एंड बाकी फूड आइटम्स हो गए एंड क्लोथ्स भी हो गए एंड अदर थिंग्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो चीज़ें उस टाइम पे काफ़ी सप्लाई उनकी शॉर्ट थी, उनकी डेवलपमेंट लो हो रही थी, क्योंकि उनको बनाने वाली मशीनें इंडिया में नहीं थी। इसीलिए उन कंज्यूमर गुड्स में भी काफ़ी स्लो ग्रोथ हो रही थी। अगर आपको कंज्यूमर गुड्स में ग्रोथ चाहिए तो आपकी इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स का नंबर स्टेबल होना चाहिए। लिमिटेड ऑपरेशंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं
तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कॉलोनियल गवर्नमेंट की। तो उनका ऑपरेशन बहुत ही लिमिटेड था, मतलब उनका रोल तो बहुत ज़्यादा था, उनको काम तो बहुत ज़्यादा करने थे। जैसे कि गवर्नमेंट का काम होता है कंट्री का वेलफेयर करना, बट वो ऑपरेट बहुत लिमिटेड अमाउंट में कर रहे थे। उन्होंने बेसिकली रेलवे की बात करें, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, इसमें उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, बट द पॉइंट इटसेल्फ सेज कि उनके ऑपरेशंस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थे, बाकी चीज़ों में वो ध्यान नहीं दे रहे थे। सो दिस वॉज योर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही वीक था। इंडिया में फैक्ट्री नहीं थी, सब लोग एग्रीकल्चर ही करते थे। मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम तक इट इज़ रिकॉर्डेड कि बिटवीन 70 to 75% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब या तो फार्मिंग करते थे, इनडायरेक्टली मतलब कुछ बना हुआ बेचते थे, मतलब ग्रो हुआ सेल करते थे, सेलर थे। मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि जो फार्मिंग करे वो ही मार्केट में जाके सेल भी करे, फार्मर ही सेलर हो, बीच में इंटरमीडिएट्स भी होते हैं ना। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 70 से 75% पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर ही करती थी, और आज भी इट इज़ अराउंड 58% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, डायरेक्टली और indirectly. I'm not saying primary sector, I am directly using the word agriculture, so please pay attention. प्राइमरी सेक्टर में तो माइनिंग वगैरह भी आ जाता है, फिशिंग वगैरह, बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्टर, मतलब आई मीन नेक्स्ट टॉपिक, कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी आ जाता है कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होने के पीछे मेजर रीजंस क्या क्या थे। तो सबसे पहला रीज़न तो वो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ही है, उसको कुछ इकोनॉमिस्ट ने नाम दिया है बायस्ड टैरिफ पॉलिसी। बायस्ड मतलब होता है कि जब आप फेवर करते हो किसी एक चीज़ का और बाकी चीज़ों को आप निगलेक्ट करते हो। तो ब्रिटिशर्स फेवर कर रहे थे रॉ मटेरियल्स का, इस वजह से उन्होंने रॉ मटेरियल्स को ड्यूटी फ्री कर दिया, और उनके बने हुए फाइनल गुड्स को भी उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिया जब वो इंडिया में इंपोर्ट करवाए जाएंगे तब। इस चीज़ की वजह से बेसिकली हमने ये चीज़ देखी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी डिक्लाइन हुई। फिर अनफेयर कंपटीशन, जो ब्रिटिशर्स मशीन से बने हुए गुड्स इंडिया में बेच रहे थे। सर यस, पहला दोबारा। बायस टैरिफ पॉलिसी जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था अमृत, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, उसी की ही ये मतलब उसी वही पॉइंट है ये। जब भी कोई भी सामान इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, कॉटन, सिल्क, जूट, इंडिया से जब वो ब्रिटेन में जाएगा तो उस पर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं करती थी, इट वॉज ड्यूटी फ्री। तो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होते थे हमारे रॉ मटेरियल्स, राइट। बट अगर हम एक्सपोर्ट करते थे इंडिया का बना हुआ कुछ हैंडीक्राफ्ट का सामान, तो उस पर वो हाई टैक्स लगाते थे, उस पर वो हाई टैक्स लगाते थे। ऑन द अदर हैंड वो इंडिया में एक्सपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स ड्यूटी फ्री, मतलब जब वो अपनी कंट्री से इंडिया में कोई भी सामान से सेल करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया में आएगा वो, उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई टैक्स इंडियन से चार्ज नहीं करती थी, इंडियन लोगों से चार्ज नहीं करती थी। वो बोलते थे हमारा बना हुआ सामान खरीदो, तो लोग खरीदते थे, सस्ता पड़ता था उन्हें, तो उन्हें पैसे मिलते थे उसके रिटर्न में। उस पैसे को वो इंडिया की वेलफेयर के लिए यूज़ नहीं करते थे, वो अपनी कंट्री में उसका यूज़ करते थे गवर्नमेंट ऑफिस सेटअप करने के लिए। उस टाइम पे वॉर भी होती थी, वॉर में खर्च करते थे, तो उन चीज़ों में वो खर्च करते थे इस सरप्लस को। इस चीज़ की वजह से इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था उसको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ा फॉरेन गुड्स से। अब एक कॉटन की बनी हुई टी शर्ट जो मशीन से बनी है वो सस्ती होगी एज़ कम्पेयर टू जो वीविंग मशीन, यानी कि जो हाथ हैंड्स के थ्रू बनेगी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, वो महंगी पड़ेगी क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा लगी होगी, इसलिए उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ के जो बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स थे उनको compete करना पड़ता था फॉरेन गुड्स के साथ, क्योंकि इंडिया में मशीनें तो थी ही नहीं जो फिनिश गुड्स को बना पाएँ, और थी भी तो बहुत ही लाइट मशीनरी थी जिनकी कैपेसिटी बहुत ही कम थी।
इसीलिए इंडियंस को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हैंडीक्राफ्ट वालों को सर्वाइव करने में मार्केट में। तो इसीलिए हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने रूइन कर दिया अपने टाइम में, क्योंकि कॉस्टली पड़ता था और महंगी चीज़ लोग क्यों खरीदेंगे। देन अनफेयर कंपटीशन, जो ब्रिटिशर्स के बने हुए मशीन वाले जो सामान वो मशीन से बनाते थे, वो उसकी डिमांड ज़्यादा थी, क्योंकि इंडिया से वो रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते थे, अपनी कंट्री में भिजवाते थे, और उस पर वो ड्यूटी चार्ज करते नहीं थे, तो लोगों को भी वो सस्ता पड़ता था। 100 रुपये का सामान आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके पूरे आपको 100 रुपये ही मिलेंगे, गवर्नमेंट आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगी, तो आप एक्सपोर्ट करोगे। इस चीज़ की वजह से ब्रिटेन मशीन के बने हुए गुड्स काफ़ी सस्ते रेट पर बेच पाता था। रेलवे में भी देखने के लिए मिला कि गुड्स को कैरी करना बहुत इजी था रिमोट एरियाज़ में, मतलब जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी रोड की, वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे कनेक्ट करी ताकि जल्दी जल्दी एक्सपोर्ट होए सामान। ऑब्वियसली रेलवे की कनेक्टिविटी इंडिया से ब्रिटेन में नहीं थी, बट रेलवे की कनेक्टिविटी की वजह से अगर दिल्ली से कोई सामान पंजाब जा रहा है तो वहाँ से रिवर के थ्रू ट्रैवल करके आगे उसको बेस लाइन तक लेके जाया जा सकता है एक्सपोर्ट करने के लिए। मतलब इट वाज क्वाइट इजी बिकॉज ऑफ रेलवेज, जिससे सामान शिप्स तक फर्दर पहुँचाया जा सकता था। ट्रेडिशनल हमारी जो पुरानी अच्छी वाली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उसको मशीन के बने हुए गुड्स के साथ कॉम्पीट करना पड़ा। ब्रिटिशर्स बोलते थे मशीन के बने हुए गुड्स लो, इंडियंस को एक्सपीरियंस था हैंडीक्राफ्ट में, बट ब्रिटिशर की ये जो पॉलिसी थी, इसकी वजह से लोग हैंडीक्राफ्ट्स में डिस्करेज हुए, हम फॉरेन में ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। Then and eventually demand for handicraft fell drastically because of comparatively low quality and high prices। तो obviously मशीन के बने हुए जो गुड्स थे उनकी क्वालिटी भी हाई थी और उनका प्राइस भी कम था। और जब हम इंडियन हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं तो उनकी क्वालिटी मशीन के बने हुए गुड्स से कंपैरिजन में कम ही थी और उनका प्राइस भी ज़्यादा था उस टाइम में। वेस्टर्न लाइफस्टाइल, अब जो लोग देखते हैं वही लोग अडॉप्ट करते हैं चेंजेस के साथ। तो इंडियंस भी फिर वेस्टर्न लाइफस्टाइल की तरफ शिफ्ट हो गए और उन्होंने भी देखा कि ऐसे ऐसे लाइक थोड़ा लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो सकता है, तो उन्होंने डिमांड बढ़ाई ब्रिटिश गुड्स की। तो उनकी डिमांड्स करने वाले जो मेन लोग थे वो ज़मींदार ही थे, क्योंकि ज़मींदार हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, दे वर द लैंड ओनर्स। इनके पास बहुत पैसे हुआ करते थे, ये फार्मर से सारे पैसे ले लेते थे, मतलब कुछ कुछ छोड़ भी देते थे, बट मैक्सिमम पार्ट ये फार्मर से ले लिया करते थे और फिर ये उसको खर्च करते थे अपनी लग्जरीज़ पे जो जो इन्हें चाहिए होती थी। तो मतलब ओवरऑल हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने ख़राब किया और ओवरऑल हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन ये थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन को लर्न करने के लिए मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी, इफ़ यू रिमेंबर इट वाज DLCL, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, lopsided growth of industrial structure, या lopsided growth of modern industrial structure, capital goods were lacking and limited operation of public sector। तो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो मेन बुलेट पॉइंट्स हैं, जो एक की वर्ड्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको आप DLCL से मेमोराइज कर सकते हो। एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ यही लिख के आने हैं, चाहे क्वेश्चन 4 नंबर का आए चाहे क्वेश्चन 6 नंबर का आए। हमारी बुक में जितने पॉइंट्स हैं हम उतने ही पॉइंट्स मेंशन करके आएंगे। ओके सर, मूविंग फॉरवर्ड, आई होप दीज 2 क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन। नाउ इफ दीज 2 क्वेश्चंस आर क्लियर देन प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन एवरीवन। Vinayak is saying clear, Vanshika is saying clear, Sahaj is saying clear, Amrit is saying clear। ठीक है गाइस, तो अभी हमने एक सेक्टर और कंप्लीट कर लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू द अनदर सेक्टर। फॉरेन ट्रेड हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था, ओके। डेमोग्राफिक हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर हम अभी कर रहे हैं।
ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, देन वी विल बी कवरिंग क्या हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया था अपने टाइम पे, और हमें किस पोजीशन में उन्होंने छोड़ा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आफ्टर 2 मिनट्स पानी वानी पी लो, ब्रेक ले लो। Okay, let's continue. So, write a short note on infrastructure of India on the eve of independence. So, infrastructure is basically a set of activities or a set of facilities, you can say, which aid you in other activities. तो जो फैसिलिटीज़ आपको बाकी चीज़ों में हेल्प करती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, जिसके अंदर आपकी रोड होती हैं, आपको ट्रांसपोर्ट, आपको कम्युनिकेट मतलब आपको कम्यूट करने के लिए आपको रोड चाहिए, इसमें रेलवेज़ आती हैं, इसमें वाटरवेज़ आते हैं, इसमें टेली कम्युनिकेशन आता है, इसमें इंटरनेट आता है, इसमें हाउस आता है, इसमें हेल्थ आती है, इसमें एजुकेशन आता है। ये सब फैसिलिटीज़, एक्टिविटीज़ आपको लाइफस्टाइल में बाकी चीज़ों में इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं। हम ये लेक्चर इंटरनेट के बिना नहीं ले सकते, हम ये लेक्चर लैपटॉप या फ़ोन के बिना नहीं ले सकते। जब ऑफलाइन क्लासेस होपफुली अगर जल्दी स्टार्ट हों तो फिर आप रोड के बिना ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, हम टेली कम्युनिकेशन के बिना फ़ोन पे बात नहीं कर सकते। सो वो फैसिलिटीज़ जो आपको बाकी चीज़ों में एड करती हैं, हेल्प करती हैं इन द इकोनॉमी, वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एक कंट्री का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब चीज़ें, ये सब फैसिलिटीज़ ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में कैसी थी, दैट इज़ द थिंग वी हैव टू डिस्कस इन दिस सेक्टर। सो the main contribution of Britishers, if anyone asks you, was railway. रेलवेज ब्रिटिशर्स ने इंडिया में स्टार्ट किया था एंड इट इज़ कंसीडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूलर्स दैट टाइम। ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया था 1850 में और इन्होंने पहली ट्रेन चला दी थी 1853 से। ठीक है, इसके बहुत फ़ायदे देखने के लिए मिले थे और ये आप एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आएगी। बट अगर ओवरऑल क्वेश्चन आता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का तो रेलवे के कोई भी 3 या 2 पॉजिटिव्स लिख देना, अदरवाइज़ इतने सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बाकी भी पॉइंट्स लिखने हैं। बट अगर आता है व्हाट वर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ रेलवे ऑन इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल,
तो फिर आपको ये चारों लिखने पड़ेंगे। तो मैं आपको चारों करवा रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम में ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स में तब लिख के आना। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को आंसर कर रहे हो तो कोई भी 2 लिख देना, सफिशिएंट रहेंगे। नाउ, तो पहला फ़ायदा था कि रेलवे चीप थी और लोग यहाँ से वहाँ काफ़ी स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे। तो जो हमारी ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स थे कि नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, वो बैरियर्स हमारे ब्रेक हुए। लोगों ने एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड किया एंड हमें नेशनल यूनिटी आई रेलवे की वजह से, जब लोगों ने यहाँ से वहाँ कम्यूट करना स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ रेलवे। इससे एग्रीकल्चर में भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिली, क्योंकि लोग अब मार्केट में जाके इजीली सेल कर सकते थे फ्रॉम वन रीजन टू अनदर बाय ट्रैवलिंग थ्रू रेलवे। लोग ग्रो कहीं और करते थे और मार्केट में जाके सेल कहीं और करते थे। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ फार्मर ही था जो ग्रो करके कहीं और जाके बेचेगा, फिर इंटरमीडिएटरीज भी आए जो कि फार्मर्स को ऑफ़र करते थे कि हमें इतने में बेचो, हम मार्केट में फिर बेच के प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो उस चीज़ से भी एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखने के लिए मिली। द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट ट्रेड एक्सपेंडेड सब्सटेंशनली। तो रेलवे से सामान यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट करा जाना काफ़ी आसान हो गया था। तो इस चीज़ की वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। बट ये जो ट्रेड बेनिफिट हमें एक्सपोर्ट में देखने के लिए मिला, ये इंडिया में इतना देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि जो भी प्रॉफिट एक्सपोर्ट से इंडिया में आता था वो ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए नहीं करते थे। फिर इंडियाज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इन बॉम्बे, जूट इंडस्ट्री इन कैलकाटा, ये चीज़ें रेलवे की वजह से काफ़ी हद तक रेलवे का कंट्रीब्यूशन रहा इन कॉटन की फैक्ट्रीज़ में, जूट की फैक्ट्रीज़ में, क्योंकि जहाँ जहाँ कॉटन ज़्यादा थी वहाँ वहाँ से फिर वो बॉम्बे में लेके जाई गई, ताकि फैक्ट्री में उनको यूज़ करा जा सके बाकी चीज़ें बनाने के लिए। सिमिलरली कैलकाटा में जूट का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था रेलवे की वजह से, और भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को इससे बेनिफिट मिला था। वो चीज़ें उस टाइम पर हुई थी। देन रोड्स, ब्रिटिशर्स ने जो बनाई थी वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी ओवरऑल। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ रोड्स जो आप बना सकते हो। गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होते हैं 7 टाइप्स ऑफ रोड बनाने के लिए, डिपेंड्स अपॉन द रीजन, किस रीजन में वो रोड बना रही है। हमें बस ये याद रखना है कि ब्रिटिशर्स ने ऑल वेदर रोड्स विलेज साइड में नहीं बनाई थी, क्योंकि अगर बारिश आती थी तो वो रोड्स ख़राब हो जाती थी एंड उनको ठीक करवाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट ईयर्स ले लेती थी। वो आजकल भी लग जाता है। इलेक्शंस के टाइम पे सब सही होता है, ओके वी विल नो, वी वोंट टॉक अबाउट दैट थिंग। रोड्स जो बनाई गई थी उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी रॉ मटेरियल कॉटन सिल्क वगैरह है उसको रेलवे स्टेशन तक लेके जाया सके, या फिर पोर्ट यानी कि बेसिकली यहाँ पर हम डॉकयार्ड की बात कर रहे हैं जहाँ से शिप चलते हैं, वहाँ से सामान को लेके जाया जा सके ब्रिटेन में। तो रेलवे स्टेशंस भी पोर्ट के नियर बाई ही बनाए जाते थे जहाँ से फिर फर्दर ब्रिटेन में रॉ मटेरियल्स को शिप करा जाता था। विलेज एरियाज़ में तो उन्होंने लगाई नहीं थी रोड्स। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, सो यू गाइस नो कि 85% इंडियंस तो विलेज एरिया में ही रहते थे। तो व्हाट डज इट मीन? More than 80% of the area was of village. Less than a minute is left. Yes, Vinayak is also saying the same thing. Join the meeting once again with the same link that you have. I'm waiting. जल्दी से मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करो। I'm waiting.
तो वी वर बेसिकली डिस्कसिंग कि रूरल एरियाज़ में ऑल वेदर रोड्स उन्होंने नहीं लगाई थी, जो मतलब बारिश वगैरह में भी स्टेबल रहें। इस चीज़ की वजह से रूरल एरिया के लोगों को बहुत दिक्कतें आती थी नेचुरल कैलेमिटीज़ के टाइम पे, जब अर्थक्वेक आते थे, जब फ्लड आते थे, जब ड्रॉट पड़ता था, और लोगों के पास इतनी खाने की भी शॉर्टेज हो जाया करती थी कि उन्हें उनकी डेथ भी हो जाया करती थी, फेमेन पड़ते थे, यानी कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो जाती थी। बिकॉज़ अगर रोड अच्छी नहीं होंगी तो फिर अगर ख़राब हो जाएंगी तो वहाँ तक फिर खाना कैसे ट्रांसपोर्ट करा जाएगा, क्रॉप्स कैसे ट्रांसपोर्ट करे जाएंगे। और उसकी वजह से अगर ज़्यादा बारिश होगी तो उस एरिया में भी फार्मर्स ग्रो नहीं कर पाएंगे क्रॉप्स को, क्योंकि वहाँ नेचुरल क्लैमिटी आ गई है, कोई रोड भी नहीं होगी तो वहाँ तक पहुँचाओगे भी कैसे, जिसकी वजह से फेमेन पड़ जाते थे। देन वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। नाउ वाटर ट्रांसपोर्ट एंड गाइस एयर ट्रांसपोर्ट में तो ज़्यादा उन्होंने किया नहीं, बिकॉज एयर ट्रांसपोर्ट कोई बहुत पुरानी इन्वेंशन नहीं है। इट वॉज इन्वेंटेड इन अर्ली 1900s एंड ब्रिटिशर्स तो हमारे पास 1757 में ही आ गए थे, और एयर ट्रांसपोर्ट अर्ली 1900s में आपका स्टार्ट हुआ था बनना, एंड इसको इन्वेंट किया था राइट ब्रदर्स ने। फर्स्ट एयरप्लेन कहा जाता है इंडियन ने किया था, बट द credit was taken by Wright brothers. But air transport was initiated in early 1900s when Britishers was about to leave, and water transport, तो उन्होंने मेजर्स लिए वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के लिए, बट जितना उन्होंने इंडिया में खर्चा किया इन पे, वो जितना होना चाहिए था उसके कंपैरिजन में बहुत कम था। इंडिया की जो शिपिंग कंपनीज़ थी उनको फॉरेन कंपनीज से बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता था, क्योंकि इंडिया में इंडियन कंपनीज भी शिप चला रही थी और इंडिया में फॉरेन कंपनीज के भी शिप चल रहे थे, और जो फॉरेन कंपनीज़ के शिप्स थे उनके फेयर जनरली कम थे इंडियन शिपिंग कंपनीज़ के कंपैरिजन में। जो हमारे इनलैंड वाटरवेज थे, इनलैंड यानी जो इंडिया में ही शिप्स बोट्स वगैरह चलती थी, वो भी अनइकोनॉमिकल बैठी, क्योंकि मतलब महंगे पड़े, एज इन द केस ऑफ कोस्ट कैनल ऑन द उड़ीसा कोस्ट। अब वहाँ पर क्योंकि रेगुलरली पानी का फ़्लो अप डाउन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इसकी वजह से वहाँ के जो फेयर थे वो ज़्यादा थे उड़ीसा कोस्ट पे, जो भी शिप्स या बोट्स चलती थी वो थोड़े एक्सपेंसिव थे, इसलिए अनइकोनॉमिकल उन्हें कहा जाता है। दो द कैनल वॉज बिल्ड एट द ह्यूज कॉस्ट टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर, येट इट फेल टू कम्पीट द रेलवे। तो वहाँ पे जो शिप्स एंड बोट्स चलते थे उनका ऑल्टरनेटिव रेलवे लोगों ने सोचा बेटर रहेगा ट्रैवल करने के लिए, विच सून ट्रेवर्स द रीजन रनिंग पैरेलल टू द कैनल एंड हैड टू अल्टीमेटली अबैंडन। तो उन्होंने बेसिकली उसका जो डायरेक्शन थी वो उन्होंने कैनल की थोड़ी सी शिफ्ट भी करके देखा, बट स्टिल उन्हें कोई उसका बेनिफिट नहीं मिला, एंड उन्होंने अल्टीमेटली उस एरिया को बंद कर दिया जब उन्हें वहाँ से बेनिफिट्स देखने के लिए नहीं मिले। आप इतना सारा अगर लर्न नहीं करना चाहो तो आप वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट में स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो, एंड बाकी का जो है ये आप MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर सकते हो। लास्ट पॉइंट कम्युनिकेशन। इसमें आपका उस टाइम पे कम्युनिकेशन के लिए लोग लेटर का यूज़ करते थे, यानी कि पोस्ट ऑफिस की नीड हुआ करती थी, और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी लाइन का यूज़ किया जाता था। टेलीग्राफी लाइन बेसिकली होती है, एक फ़ोन यहाँ पर रखा है, एक फ़ोन यहाँ पर रखा है, और जो बीच की ये लाइन है इस लाइन को टेलीग्राफी लाइन बोला जाता है। ये फ़ोन इस टेलीग्राफी ऑफिस में रखा हुआ है, ये फ़ोन दूसरे टेलीग्राफी ऑफिस में रखा हुआ है, तो यहाँ पे लोग आएंगे, वहाँ पे लोगों से बात करेंगे और अगली बार मिलने का टाइम उन्हें बता देंगे। तो ऐसे उन लोगों ने सिस्टम स्टार्ट किया था, बट मेन जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो लॉ एंड ऑर्डर का था, किस एरिया में लोग लॉज को ब्रेक कर रहे हैं, क्या उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी फैसिलिटी के लिए टेलीग्राफी लाइंस उस टाइम पे लगाई थी। और पोस्टल सर्विसेज की बात करें तो
उनका पब्लिक का पर्पस बहुत ज़्यादा था। आज भी इंडिया में पोस्ट ऑफिसेस का बहुत काम है, बट वो भी उन्होंने इतना अच्छे से ऑपरेट नहीं किया जितने अच्छे से उन्हें ऑपरेट करना चाहिए था। जो आजकल आप पोस्टल सिस्टम देखते हो वो 1852 में इंडिया में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज भी इंडिया में ब्रिटिशर्स ने ही स्टार्ट करी थी, जो हम आजकल फ़ोन पे बात करते हैं। आजकल तो वायरलेस हो गया है, बट वायर वाला काम स्टार्ट हुआ था 1851 में, जिसमें लैंडलाइन फ़ोन आपको टेलीग्राफी बूथ पे जाना पड़ता था। वहाँ पे आप फ़ोन करते थे जिससे बात करनी है, फिर वहाँ पे जो ऑफिसर होता था वो आपके फ्रेंड का या जिससे भी आपको बात करनी है उसका नेम कॉल आउट करता था, फिर वहाँ वो आपसे बात करते थे। तो आपको टाइमिंग म्यूचुअली डिसाइड करनी पड़ती थी कि उस टाइम आप आना है, हम कम्युनिकेट करेंगे। एंड चार्जेस दोनों के लगते थे, जो कॉल कर रहा होता था उसके भी और जो एक्सेप्ट कर रहा है वहाँ खड़े होकर बात कर रहा है उसके भी। तो दिस वॉज द थिंग दैट टाइम। इनके ईयर्स आप लोग याद कर लेना। नाउ द लास्ट स्ट्रक्चर और द लास्ट सेक्टर इज हाउ वॉज द कंडीशन ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बस मैं 2 पॉइंट हैं छोटे छोटे से, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये इस बार द ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट 2019-20 जो सेशन था, इनका एग्ज़ाम अभी मार्च में हुआ है। एंड ये इस साल एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। सो आउट ऑफ द कंप्लीट चैप्टर दिस क्वेश्चन केम इन दिस ईयर्स 2020 एग्जामिनेशन ऑफ द बैच 1920। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, हो सकता है आप लोगों के टाइम पे रिपीट हो जाए, या फिर एटलीस्ट हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में टीचर्स इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दें। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है आपका प्रोफेशन, आप क्या काम कर रहे हो। तो अब मैंने जैसे कि बताया कि तकरीबन 70 से 75% जो लोग थे वो कहाँ पर लगे हुए थे, एग्रीकल्चर में। वाइल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में 10% थे, याद रखना, और सर्विस सेक्टर में 15 से 20% थे। ठीक है, एग्रीकल्चर में इतने सारे लोग काम कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्रीज़ वगैरह में सिर्फ इतने % लोग काम कर रहे थे, सर्विस यानी कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड रेस्टोरेंट वगैरह इतने लोग काम कर रहे थे। तो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में सेक्टर में काम कर रहे थे। रीजनल वेरिएशंस, कुछ स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर छोड़ के बाकी काम कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट का हो गया या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, सर्विस सेक्टर में जा रहे थे। और कुछ स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पे एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा जा रहे थे। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि पूरी इंडिया में सब लोग एग्रीकल्चर ही कर रहे हों ज़्यादातर। अब अलग इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री एज़ पर द कल्चर वाइज। तो और क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है तो कब टेम्परेचर बहुत अप डाउन होता है समर्स में एंड विंटर्स में, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो एरियाज़ हमारे फार्मिंग वगैरह के लिए काफ़ी अच्छे हैं, और जो हमारे साउदर्न एरियाज़ हैं वो फिशिंग वगैरह के लिए अच्छे हैं, क्योंकि वो इंडिया की बेस लाइन के पास हैं, वहाँ पे ओशन के नियर बाय, इंडियन ओशन के नियर बाय हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे और जब वो जाने वाले थे उस टाइम पे भी देयर वर फ्यू रीजन्स जहाँ पर एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा जा रहे थे, और देयर वर रीजन्स जहाँ से लोग एग्रीकल्चर से एस्केप हो रहे थे। तो उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब वो वर द रीजन जहाँ पे एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा काम कर रहे थे, वर्कफोर्स ज़्यादा थी एग्रीकल्चर में। एंड इंडिपेंडेंस के टाइम पे लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके किसी और काम में चले गए इन स्टेट्स में। सर इन स्टेट्स के नाम कैसे याद करेंगे, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये जो स्टेट्स हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स डिक्लाइन हुई थी, इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने एक बनाई थी KMWTAK तक। तो इससे आप इसको याद कर सकते हो। तो ये स्टेट्स थी जहाँ पे वर्कफोर्स डिक्लाइन हुई थी, और आरपीओ से आप याद रख सकते हो जहाँ पे एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स इंक्रीज़ हुई थी।
तो यहाँ पर आते हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। यहाँ पे वर्कफोर्स डिक्लाइन हुई थी एग्रीकल्चर में, लोग बाकी एक्टिविटीज़ में अपना ऑक्यूपेशन सेट कर रहे थे। और राजस्थान, पंजाब और उड़ीसा में इंडिपेंडेंस के टाइम पे लोग ज़्यादा एंटर कर रहे थे। इस चैप्टर में आपका 6 सेक्टर के बारे में इतना ही है। मैंने आपको एग्रीकल्चर का प्रीवियस क्लास में बता दिया था। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इसके अलावा डीमोग्राफिक और स्ट्रक्चर भी इंडिया का बताया था। इंडिया की डीमोग्राफिक्स के अलावा भी हमने यहाँ पर देखा था कि इंडिया में फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, हमारा फॉरेन ट्रेड। एंड फॉरेन ट्रेड के बाद आज हमने स्टार्ट किया था इंडस्ट्रियल सेक्टर से। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद हमने कौन सा सेक्टर किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया। और इंफ्रा के बाद अभी हमने कर लिया ऑक्यूपेशनल। तो ये 6 सेक्टर्स की क्या कंडीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपको इस चैप्टर में मेनली लर्न करना है। सबके पॉइंट्स आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर में करना है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में कि ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे, हमारी ओवरऑल क्या कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन ही आई थिंक, ये छोटे छोटे 2 क्वेश्चन और कर लो और ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। मैं अंदर से रीडिंग बेशक नहीं करवाता, मैं आपको मेन एक्सप्लेन कर देता हूँ इंक्लूडिंग द कीवर्ड्स, ताकि आपका टाइम भी जल्दी हो जाए एंड आपको समझ में भी अच्छे से आ जाए। बिकॉज वी आर नॉट लेफ्ट विद मच टाइम एंड हमारे शेड्यूल के हिसाब से ये चैप्टर हमें आज ख़त्म करना है। वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 क्वेश्चन, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। मेंशन द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो जो पहले तो ये बात जान लो कि जो भी उन्होंने किया वो पॉजिटिव इंसिडेंटली हो गया, इट वॉज नॉट इंटेंडेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम में हमने एक चीज़ सीखी कि सिर्फ अगर आप फार्मर हो तो अपने लिए ग्रो नहीं करना, उसको ग्रो करके मार्केट में बेचो जिससे आपके पास पैसे आएंगे। तो एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया। तो इंडियंस को ये समझ में आया कि अब हमें थोड़ा मतलब उन्होंने ग्रो ज़्यादा किया इंडिया में, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर हम ज़्यादा ग्रो करेंगे तो हम मार्केट में सेल कर पाएंगे, और मार्केट में सेल कर पाएंगे तो हमें इंपोर्ट बाहर से नहीं करवाना पड़ेगा जितनी शॉर्टेज होगी। तो इंडियंस सेल्फ सफिशिएंसी उनकी आई फूड ग्रेन्स में। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो उन्होंने रोड्स एंड रेलवे जैसी भी बनाई उससे लोगों को सस्ता पड़ा आना जाना, और नए नए बिजनेस स्टार्ट हुए और लोगों में यूनिटी आई, सोशल ग्रोथ भी हुई। चेक ऑन फेमिन्स, तो जब कहीं पे किसी जगह पे खाने की शॉर्टेज होती थी, जब जहाँ सूखा पड़ता था यानी कि बारिश नहीं होती थी, तो उन जगह पे फूड सप्लाई करा जाता था रेलवे और रोड को यूज़ करके। इंडिया में ज़्यादातर लोग पहले या तो गोल्ड सिल्वर यूज़ करते थे या बाटर एक्सचेंज यूज़ करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में नोट्स एंड कॉइन्स इंट्रोड्यूस करे। फिर इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जिसमें पेपर वर्क होता है, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, कैसे इंडिया में पॉलिटिक्स वर्क करेगी एंड एवरीथिंग, वो सब उन्होंने इंडिया में सब सेट करके वो गए। जब वो गए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दिया था। आप देखते हो पुलिस स्टेशन में जो सिस्टम है, जो हमारा पार्लियामेंट सिस्टम है, वो बहुत हद तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिजेंबल करता है। तो हमें एक रेडीमेड सिस्टम उन्होंने बना के दिया इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, कैसे इंडिया वर्क करेगा। तो ये भी उनका पॉजिटिव था, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, हमने उनका कल्चर अडॉप्ट किया काफ़ी हद तक। लास्ट, अभी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा अच्छे से, तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, वो अब देखते हैं। कॉलोनियल इकोनॉमी थी इंडिया में, ब्रिटिशर्स ने लगभग 200 साल तक हम पे राज किया और रॉ मटेरियल्स हम उन्हें सप्लाई करते थे, और उन्होंने इंडिया के एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज भी किया, और उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कन्वर्ट कर दिया ब्रिटिश कॉलोनी में, ठीक है। तो ये तो हो गया उनका कॉलोनियल इकोनॉमी का फीचर, क्योंकि उनकी इकोनॉमी थी, वो हमारी कॉलोनी पे रूल कर रहे थे, तो कॉलोनियल इकोनॉमी। लैक ऑफ मॉडर्न मशीनरी, इंडिया में मॉडर्न मशीनरी वो लेके नहीं आए थे क्योंकि शॉर्टेज थी मॉडर्नाइजेशन की, डाइवर्सिफिकेशन, कुछ नई नई चीज़ें इंडिया में नहीं हो रही थी, कैपेसिटी नहीं बिल्ड हो रही थी, और पब्लिक
इन्वेस्टमेंट की भी शॉर्टेज थी। इन सब चीज़ों की शॉर्टेज थी, मॉडर्नाइजेशन की शॉर्टेज थी, डाइवर्सिफिकेशन की शॉर्टेज थी, कैपेसिटी को बिल्ड करने की शॉर्टेज थी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की भी शॉर्टेज थी। गवर्नमेंट खर्चे भी नहीं कर रही थी रोड पे, रेल पे एंड टेली कम्युनिकेशन पे एंड अदर थिंग्स। स्टेगनेंट इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी का जो पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम की ग्रोथ थी वो काफ़ी हद तक स्टैगनेंट थी, रुकी हुई थी। जब हम इंडिपेंडेंट भी हुए थे तो जो हमारा एग्रीगेट रियल आउटपुट फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी रिकॉर्ड हुआ था वो लेस देन 20% से ग्रो कर रहा था। आप इसको बेसिकली आज के टर्म्स में इन सिंपल वर्ड्स जीडीपी मान सकते हो कि 2% की ग्रोथ पे हम चल रहे थे। एज जो जीडीपी आप आज जानते हो, हम 2% की ग्रोथ पे चल रहे थे और जो पर कैपिटा आउटपुट यानी कि बेसिकली पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही थी वो 0.5% से हो रही थी। मतलब अगर पिछले साल में आपने 100 रुपये कमाए तो इस साल में आप 100 रुपये और 50 पैसे कमाओगे। तो ये जो 0.5% का इंक्रीज़ आ रहा था ये पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज़ था प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल में। तो ये भी बहुत कम है 0.5% इंक्रीज़ होना। और अगर इन्फ्लेशन ही 2% या 3% हो जाएगी तो अपने खर्चे ही नहीं निकाल पाओगे। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ बैकवर्ड इकोनॉमी। क्योंकि हमारे पास लेबर बहुत सरप्लस में थी और हमारी कैपेसिटी भी बहुत कम थी प्रोड्यूस करने की गुड्स को एंड सर्विसेज को। जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो बेसिकली बस इसीलिए होता था ताकि हम फीड कर पाएँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में। हमारा जो फॉरेन ट्रेड से सरप्लस आता था वो ब्रिटेन के फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाता था। हम उनको बेसिकली फीड कर रहे थे, उनकी इंडस्ट्रीज़ को हम उनको खिला रहे थे। हमारा पैसा वो यूज़ कर रहे थे नई फैक्ट्रीज़ लगाने में, नई मशीन में, तो वी वर फीडिंग देम दैट टाइम। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग द फेम्ड रेलवे नेटवर्क नीडेड अपग्रेडेशन। यस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली भी तब भी रेलवे में अपग्रेडेशन हमें चाहिए थी, एक्सपेंशन चाहिए थी एंड पब्लिक ओरिएंटेशन भी। पब्लिक को बताना था कि ये मैप्स हैं, ये रूट हैं, ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको रेलवे में। तो पब्लिक को भी थोड़ा अपडेट करना था रेलवे से, उनको ओरिएंट मतलब उनको इंट्रोड्यूस करवाना था विद रेलवे इन अ बेटर वे। डेप्रिशिएटेड डिप्लीटेड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी ख़राब होती जा रही थी क्योंकि जो भी हमारे पास एसेट्स थे उनको रिप्लेस नहीं करा जा रहा था। जो उन्होंने मशीनें लगा दी वो उन्हीं को ही लगातार यूज़ करे जा रहे थे। वो कुछ उसमें एडवांसमेंट नहीं कर रहे थे, मशीन को रिप्लेस नहीं कर रहे थे। हर मशीन की एक लाइफ होती है 5 साल 10 साल, उतने टाइम के बाद उस मशीन को रिप्लेस करना ही पड़ता है। बट वो उसको एक्सेसिवली यूज़ कर रहे थे, रिप्लेस नहीं कर रहे थे। जो भी उन्होंने कॉटन की फैक्ट्रियाँ लगाई, जो भी उन्होंने कोल माइन लगाई, जूट मिल लगाई, उन चीज़ों में वो अपग्रेडेशन नहीं कर रहे थे। लास्ट, इम्प्यूटेड स्लाइस्ड ऑफ इकोनॉमी, एक टुकड़ा उन्होंने तोड़ दी इंडिया की इकोनॉमी को। तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो टूट गई। वो बेसिकली यही चाहते थे इंडियंस डिवाइड हो जाएं, उनमें हेटेड फील हो, उनमें रिलीजियन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे उन्होंने बताया कि ये रिलीजियन अच्छा है, वो रिलीजियन अच्छा है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो जिन जिन लोगों का वो फेवर करते थे तो वो इंडियंस उनके फेवर में चले जाते थे। सपोज़ करो ब्रिटिशर्स ने किसी एक रिलीजियन को फेवर किया तो फिर वो रिलीजियन के लोग ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में चले जाते थे और वो उनकी सारी बातें सुनते थे। तो वो चीज़ ब्रिटिशर्स ने करी और काफ़ी हद तक वो चीज़ आज भी होती है जिसके बारे में डिबेट हो सकती है, बट वोंट लाइक टू पिक दैट टॉपिक। एज अ रिज़ल्ट ऑफ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब ये चीज़ उन्होंने करी तो जब हम इंडिपेंडेंट भी हुए तो इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि वो लोग भी ये चीज़ करते थे, इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए। ठीक है, इट वॉज इंडिया अर्लियर एंड इट गॉट स्लाइस्ड ऑफ इनटू 2 पार्ट्स। पार्टीशन की वजह से दोनों कंट्रीज़ को बहुत दिक्कतें हुई, सिर्फ इंडिया को नहीं, पाकिस्तान को भी, हमारी नेबर कंट्री को भी दिक्कत हुई और वो दिक्कतें आज भी हम देखते हैं। वो दिक्कतें अभी तक सेटल्ड नहीं हुई हैं। तो अब रिहेबिलिटेशन मतलब कौन लोग कहाँ जाएंगे, और इंडिया में बहुत सारे रेफ्यूजी आ गए पाकिस्तान से चल के। रेफ्यूजी का मतलब होता है जिन लोगों को
आप अपनी कंट्री में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वो किसी और कंट्री में चले जाते हैं फॉर देयर रेजिडेंस। ये वॉर की वजह से हो सकता है, ये हंगर की वजह से हो सकता है, कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से आपको अपनी कंट्री में सिक्योरिटी नहीं है, आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो आप रेफ्यूजी बोले जाओगे। तो वो जो पाकिस्तान के रेफ्यूजीज़ थे वो इंडिया में आ गए थे, ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे। तो इसमें हिंदू भी थे, इसमें मुस्लिम भी थे, बाकी क्रिश्चियन भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, वो सारे जिनको, और सेम प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी हुई, आई एम नॉट सेइंग सिर्फ इंडिया में हुई। लोग जो इंडिया से भी पाकिस्तान होके गए वहाँ पर भी उन्हें सेम प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए मिली। अब रॉ मटेरियल हमारा कम पड़ गया क्योंकि कंट्री डिवाइड हो गई, तो जो हमारा पहले मिला के जूट और कॉटन की फैक्ट्री थी वो पाकिस्तान में चली गई और वहाँ की कुछ यहाँ पे आ गई। पर हम तो अपना देखेंगे ना, हम इंडिया में चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम अपना नुकसान देखेंगे, तो इससे हमें नुकसान होगी, हमारी चीज़ें वहाँ गई, उनकी जो यहाँ पर है वो उनका नुकसान है, हमारा नुकसान है जो यहाँ की वहाँ चली गई वो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो हमारा सोशल मतलब जो लोग कल्चर, रिलीजियन एंड ऑल और इकोनॉमिक जीडीपी पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, वो कंट्री में इनॉर्मस थे, बहुत मैसिव थे। हमारी कंडीशन ओवरऑल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, और आज भी कंडीशन आप देख ही रही हो, चैप्टर एंड। अब इसके लिए आप ब्रिटिशर्स को ब्लेम नहीं कर सकते हो जो आज की कंडीशन है। अगेन आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन दिस थिंग, आई एम एंडिंग द लेक्चर।